हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है केमिस्ट्री के लेक्चर 2 के ऊपर होगा। इससे पहले हम लोग लेक्चर 1 को किए हुए हैं। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किए हुए हैं। तो लेक्चर 1 आपने नहीं देखा है तो उसको चेकआउट करो, वो बेसिक लेक्चर था। और आज के लेक्चर करने से पहले आपको एलिमेंट का नाम थ्रोली होना चाहिए 1 से लेकर 30 तक। और आप बोल सकते हो कि आपको उसके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास पता होना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप सिंपली स्टार्ट कर सकते हो इस लेक्चर को अगर आपको पता है, क्योंकि आज भी बेसिक कॉन्सेप्ट ही होगा, पर ये मोल स्टार्ट करने की तैयारी होगी, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर से। देखो, सबसे पहले कल हम लोग ने क्या क्या सीखा। कल हम लोग ने देखा कि फिजिकल स्टेट के इफेक्ट से चार चीज़ हम लोग देखे थे ना, चेंज मास के ऊपर, डेंसिटी के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो उसमें हम लोग देखे कि वॉल्यूम और डेंसिटी के ऊपर फर्क आ रहा था, पर अगर हम मास और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर किसी भी तरह का बदलाव नहीं आ रहा था चेंज इन स्टेट करने का। मतलब सॉलिड में जाओ या लिक्विड में जाओ या गैस में जाओ, आपको एक ही कंडीशन देखने को मिलेगा। अब मास अगर सॉलिड में 10 ग्राम है, लिक्विड में, गैस में, तीनों में 10 ग्राम ही रहेगा अगर इंटर कन्वर्जन हो जाए स्टेट में। फिर भी अगर हम बात कर रहे हैं डेंसिटी के ऊपर और वॉल्यूम के ऊपर, तो इसमें बदलाव आता है। डेंसिटी जो होता है हमेशा सॉलिड का ज़्यादा होता है, लिक्विड का कम होता है, गैस का और कम होता है। उसी तरह से वॉल्यूम जो होता है गैस का सबसे ज़्यादा होता है, और फिर सॉलिड का क्या होगा, हमारा सबसे कम होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है 2, और यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं नंबर ऑफ एटम्स, किसी भी मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम्स और कैसे हम लोग काउंट करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना, एलिमेंट का आपको नाम पता होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, यहाँ से 30 तक आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, यहाँ तक भी याद है तो काम चल जाएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि एटॉमिक नंबर का डबल जो होता है वो मास नंबर हो जाता है। कुछ कुछ केस में अलग होता है, जैसे क्लोरीन का 35.5 होता है, और अगर ऑड हुआ तो +1 करके हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक हम लोग 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक पढ़ते आते हैं। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या है, देखो AX, और यहाँ पे बात करते हैं तो AX और BY/CZ। तो ये जो यहाँ पे नीचे कोफिशिएंट आ रहा है, ठीक है, बस इसको आपको क्या करना है, ये एक कंपाउंड मान लो ABC एक कंपाउंड है, उसके कोफिशिएंट में X है, Y है, Z है। आपको करना क्या है कि नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए X, Y, Z को सिर्फ आप क्या करो, ऐड कर दो, तो देन यू गेट द कोफिशिएंट, मतलब देन यू गेट द नंबर ऑफ एटम। अगर हम बात करते हैं H2O, तो H2O में कितना एटम है, सबसे पहले यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। अगर हम बात करते हैं C6H12O6, तो C6H12O6 का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी देखो, इसको X मान लो, इसको Y, इसको Z, तो कितना हो गया, 12, 6, 18, 18 और 6 यहाँ पे हो जाएगा 24, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 10 मॉलिक्यूल्स है हमारे पास C6H12O6 ग्लूकोज का, तो यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 24 × 10 कर देना है, 24 × 10 कर देना है, तो 240 हो जाएगा। 240 नंबर ऑफ एटम निकल गया। तो हम लोग 3 क्वेश्चन देखे हैं, बेसिक क्वेश्चन, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए सीखे। अब 4th नंबर का क्वेश्चन देखो, आपको कुछ नहीं करना है, बस 373, और उसके बाद आपको 789, और उसके बाद 151 को ऐड कर दो, आपको नंबर ऑफ एटम मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट वाइज, मतलब कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे करना है। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O7, ठीक है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन एटम के ऊपर, तो यहाँ पे देखो 10⁻23 बोला है, इसमें 2, 2, 4 और यहाँ पे 7, तो कितना हो गया, 7, 4, 11, तो इतना मेरा कितना हो गया, 11 × 10⁻23 एटम होगा, ठीक है। अगर ये टोटल का निकला है, ये किसका निकला है, टोटल का निकला है, टोटल एटम का। अब अगर हमको ऑक्सीजन का बोलेगा तो हम क्या करेंगे, 7 कर देंगे, क्या करेंगे, 7 कर देंगे, 7 × 10⁻23, ये किसका निकल गया, ये हमारा सिर्फ ऑक्सीजन का निकला, ये ऑक्सीजन का निकला, ये किसका निकला, टोटल का निकला। मतलब अगर टोटल आइटम पूछेगा तो ये, अगर ऑक्सीजन का आइटम पूछेगा तो ये, अगर बाय द वे हमसे सल्फर का पूछ लिया तो यहाँ पे 2 × 10⁻23 कर देंगे। अगर हमसे पूछ लिया ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन का पूछ लिया तो 2 × 10⁻23 कर देंगे। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट नंबर 4 आता है, ठीक है। कल हम लोग ने कॉन्सेप्ट 1 पढ़ा था, ठीक है, कॉन्सेप्ट 1 और 2 पढ़े थे, जिसमें से हम लोग चेंज इन फिजिकल स्टेट के ऊपर बात किए थे और मैटर को क्लासीफाई किए थे। कॉन्सेप्ट नंबर 4 में हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर केमिस्ट्री में एलिमेंट को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं किसी भी एलिमेंट को।
तो उसको सिंबल को हम लोग मान लो कि x कोई एलिमेंट है तो उसके ऊपर में जो है उसको हम a से डिनोट कर रहे हैं, नीचे में z से डिनोट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे a क्या है, अगर हम बात करते हैं a तो किसी भी एलिमेंट का मास नंबर, और जो मास नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है। मतलब कि जो a होता है वो हम बोल सकते हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है। अगर वहीं पे अगर हम बात करते हैं z के ऊपर, तो z हमारा किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है डिनोट करने के लिए, और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो हमारा एटॉमिक नंबर जो होता है हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक एटम के लिए कि वन एटम जो है, जो हमारा वन एटम है वो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर अगर बोलेंगे तो ये एटॉमिक किसका जेड के बराबर हो जाएगा, डेट मीन्स के एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एक एटम, किसी एक एटम के लिए अगर हमसे पूछे तो बोलेगा कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, तो आपको एक बात तो पता होना चाहिए कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन का आना जाना होता है, मतलब कि अगर मान लो कि किसी भी तरह का अगर मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया या फिर अपना केटायन लूज करके केटायन बना या फिर गेन करके एनायन बना, तो उस केस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एकदम सेम रहता है, मतलब न्यूट्रल स्पीसीज के जैसा बैठे रहता है, उसको कोई मतलब नहीं होता है केमिकल रिएक्शन में। तो केमिकल रिएक्शन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा क्या होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी किसी भी न्यूट्रल के लिए एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि A इक्वल टू P प्लस एन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एन को P को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा प्रोटॉन, मतलब कि A माइनस जेड कर देंगे ना, प्रोटॉन तो किसके बराबर है, जेड के बराबर है। तो या तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, न्यूट्रॉन इक्वल टू A माइनस P या फिर A माइनस जेड, ठीक है, A माइनस जेड। तो यहाँ से हमको एक बात तो समझ में आ गया, देखो बहुत सिंपल है, इसको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना, सीधा सा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीन चीज़ है। और यहाँ पे हमको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा किसी भी मास नंबर का जब हम बात करते हैं तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं, और किसी भी न्यूट्रल स्पीसीज के लिए जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और वो हमारा एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। न्यूट्रॉन को सिर्फ निकालने का एक फॉर्मूला हम बोल सकते हैं कि जो हमारा जैसे एटॉमिक ये हमारा क्या था, एटॉमिक मास नंबर था, ठीक है, एटॉमिक मास था। तो एटॉमिक मास किसी भी एटम का, अगर हम मेरे पास कोई एटम है, ठीक है, मेरे पास हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन का एटम है, तो हाइड्रोजन में अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीन चीज़ें हैं, उसमें से अगर हम बात करते हैं किसी भी एटॉमिक नंबर के ऊपर, तो उसमें हमारा क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, बेसिकली इतना याद रखना, और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है। अब अगर हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट नंबर 5 में हम लोग को देखना है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और आयंस में क्या होता है। जैसे कि केटायन, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन को देता है तो वो केटायन बनता है, और कोई भी इलेक्ट्रॉन को लेता है तो वो एनायन बनता है। तो केटायन और एनायन को लेके अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा था एटम को सिम्बोल कैसे करते हैं, और ये हमारा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और आयंस के केस में हमारा केटायन बनता है और एनायन बनता है। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन देता है तो केटायन बनता है और इलेक्ट्रॉन लेता है तो एनायन बनता है। अब देखो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टोटल आयंस, यहाँ पे देखो हाउ मेनी टोटल आयंस इन 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl। तो अब अगर हमसे पूछा है कि टोटल आयंस बताओ कि कितना NaCl में है, तो हमको पता है ना NaCl में कितना है, एक तो हमारा Na प्लस है और एक मेरा Cl माइनस है, तो 2 है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे 6 इंटू 10⁻23, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 10⁻23 आयंस, इतना आयंस निकल के आ गया। सेकेंड क्वेश्चन नंबर ये 6 था, क्योंकि यहाँ हम लोग 5 क्वेश्चन कर चुके थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि हमारे पास सोडियम है और ये 11, इसका क्या हो गया एटॉमिक नंबर, ये कितना हो गया मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर इसका हो गया 11 और मास नंबर इसका हो गया, हम लोग सब चीज़ आराम से करेंगे और ताकि हर एक को समझ में आए जिसका बेसिक वीक है, ठीक है। तो ये इसका लिखने का तरीका है और हमको इसको लिखें। अब यहाँ पे हमको बोला प्रोटॉन निकालो, इलेक्ट्रॉन निकालो, न्यूट्रॉन निकालो। तो हमने सीधा सा बताया था कि किसी भी न्यूट्रल के लिए जो हमारा प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर है और ये हमारा एटॉमिक नंबर के बराबर है। तो अगर हमसे प्रोटॉन पूछेगा तो हम 11 बोल देंगे, इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो अभी हमें 11 ही बोलेंगे, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का रिएक्शन टेक प्लेस नहीं हुआ है। अगर हमसे पूछेगा कि न्यूट्रॉन बताओ, तो न्यूट्रॉन का हमारा क्या फॉर्मूला था, यहाँ पे देखो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला अगर हम निकालेंगे तो A माइनस जेड कर देंगे, मतलब कि A हमारा क्या था एटॉमिक
मास था, एटॉमिक मास से अगर हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा एटॉमिक मास था, उसे एटॉमिक नंबर को घटा देंगे, तो एटॉमिक मास हमारा कितना 23 था, -11 कर दिए तो कितना आ गया, हम हमको 12 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया कि न्यूट्रॉन भी हम निकालने के लिए जान गए। न्यूट्रॉन को एक दो तरीका से और लिखा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे देखो, ए को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं P+N, और यहाँ पे अगर हम P के जगह पे Z भी लिख सकते हैं ना, प्रोटोन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे देखो न्यूट्रल स्पेसिस के लिए प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन और Z भी हो गया बराबर। तो यहाँ से हम लोग ये 3 तरीका से लिख सकते हैं, अपना कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, देखो यहाँ कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन SO4 2 आयन। अब यहाँ पे हमारे पास है, ठीक है, SO4 2 आयन। अब सबसे पहले हमको बोला है कि यहाँ पे कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तब हमको एक बात बताओ कि सल्फर का कितना होता है। सल्फर का अगर हम बात करते हैं तो सल्फर का 16 होता है, 32 होता है। ठीक है, 16 और 32 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, 16 होता है। ठीक है, 8 होता है, 16 होता है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर हम सल्फर का इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, 16 हो गया, 16 इलेक्ट्रॉन हो गया। और अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो यहाँ पे कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो 8 यहाँ पे हो गया, टोटल कितना हो गया, 24 हो गया। और साथ के साथ अगर हमसे बोलेगा ये -2 चार्ज क्या होगा, आप देख पा रहे हो कि -2 मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन को लिया है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन इसको गेन ये किसी से लिया है तो इसका क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, -2 भी ऐड हो जाएगा। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 26 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर यहीं पे +2 साइन होता है, Na+ बनता तो यहाँ पे क्या होता है, 1 माइनस हो जाता। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि अगर हम पूछ रहे हैं कि हमारे पास Na+ है, अब हमको एक बात बताओ कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें कितना होगा, तो हमको पता है इसमें 11 है, 11 होता है ना सोडियम में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, क्योंकि एक ये किसी को दे दिया है इसीलिए। अब देखो यहाँ पे हमको पता चल गया कि SO4 में, ये वाला क्वेश्चन हमारा ये भी हो गया, SO4 में कितना इलेक्ट्रॉन है, 26। अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कंटेन 66 × 10⁵ इलेक्ट्रॉन। तो कितना मॉलिक्यूल्स जो हमारा है, ठीक है, जो बोल सकते हो कि कंटेन करता है 66 × 10⁵ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले देखो, हम अगर बात करते हैं एक मॉलिक्यूल्स के ऊपर, तो एक मॉलिक्यूल्स में अगर हम देखते हैं कार्बन में कितना होता है, 6 और 12। ऑक्सीजन का अगर हम बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 और 16। टोटल हमारा इलेक्ट्रॉन कितना है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कंटेन इतना इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करते हैं कि कार्बन में तो कितना है, यहाँ पे देखो 6, यहाँ पे कितना है 8, तो यहाँ पे कितना हो गया 14। ठीक है, तो अब हमको पता चल गया कि एक मॉलिक्यूल्स में 14 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हमसे पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कितना है, 2 है ना, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, टोटल 22। ठीक है, तो हमको एक बात पता चल गया कि एक CO2 में टोटल कितना है, एक CO2 में हमारे पास कितना है, 22 इलेक्ट्रॉन है। तो अब हमको एक बात बताओ कि अगर हम 66 का निकालेंगे, 66 × 10⁵ का निकालेंगे, तो 22 से यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर हम आपसे पूछते हैं कि आपके पास टोटल 10 पेन है, एक पेन का दाम 2 रुपया है, तो आप क्या करोगे, अगर आपको 10 पेन का निकालना है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आपसे पूछते हैं कि अगर आप 100 रुपया में 5 पेन खरीदे, ठीक है, 100 रुपये में 5 पेन खरीदे, एक पेन का दाम, तो 100 से डिवाइड 5 करोगे। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग कर रहे हैं कि यहाँ पे 3 आया, तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि एक जो हमारा होगा कि इतना मॉलिक्यूल्स कहाँ गया, ई हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कंटेन इतना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 3 × 10⁵ मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा इतना, ये जो 66 × 10⁵ इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है नाइट्रिक एसिड में। सबसे पहले देखो HNO3 में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे कैसे लिखते हैं, 1 नाइट्रोजन के पास 7 और 14। ठीक है, 7 और 14, और उसके बाद ऑक्सीजन के ऊपर 8 और 16। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया, प्लस यहाँ पे कितना हो गया, 7 हो गया, और यहाँ पे 3 × 8 हो गया, तो कितना हो गया, 1 7 8 तो 24, 8 24, और यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना हो गया 32। तो 32 इलेक्ट्रॉन इसका आंसर आ गया।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी टोटल आयंस इन 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2CO3। अब ध्यान से समझना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग ध्यान से करते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। देखो अगर हम बात करते हैं ये क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर, तो अगर हम बात करते हैं Na2CO3, हमसे क्वेश्चन पूछा है कि टोटल आयंस इन 6.10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2CO3। अगर हम आपसे पूछते हैं कि Na2CO3 को आप कैसे लिख सकते हो, सबसे पहले Na2CO3 को आप ऐसे लिख सकते हो कि इसमें 2 सोडियम का आयन है और कार्बोनेट -2 है। तो अगर हम देख रहे हैं कि इसमें 2 है सोडियम का, इसमें कार्बोनेट का जो है 1 है, तो टोटल 2 + 1, तो यहाँ पे कितना आयन हो गया, 3 हो गया। तो हमसे पूछा है हाउ मेनी टोटल आयंस इन इतना मॉलिक्यूल्स, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 10⁻23, कितना हो गया 18 × 10⁻23, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन था जो आज हम लोग कवर किए हैं इस लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग सीखे नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स में कैसे करते हैं, एटम क्या है, सिंबल क्या है, उसके बाद हम लोग सीखे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आयंस में, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे मान लो कि Cl- है, ठीक है, तो अगर आपको इसमें इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो आप कितना बोलोगे, सबसे पहले तो क्लोरीन का कितना होता है, अगर हम बात करते हैं 35.5 और 17 होता है, तो आप कितना बोलोगे, 16 बोलोगे, क्योंकि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, क्योंकि 17 था, 1 इलेक्ट्रॉन ये माइनस है, तो बता रहा है कि किसी से लिया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखो कैल्शियम के ऊपर, ठीक है, कैल्शियम +2 है, ठीक है, तो कैल्शियम +2 है, तो कहीं ना कहीं कैल्शियम का कितना होता है, यहाँ पे देखो 20 और 40 होता है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे पहले 20 था, 20 इलेक्ट्रॉन था, अब कितना हो गया होगा, 22 हो गया होगा, 20 था, अभी ये 2 दे दिया, अब कितना हो गया होगा, 18 हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लिए हैं, उससे थोड़ा सा उठे हैं, ताकि हम लोग यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन किए हैं एटम्स को लेके, मॉलिक्यूल्स को लेके, और कैसे हम लोग निकालते हैं आयंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। कल के लेक्चर में हम लोग मोल के ऊपर बात करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा तो एलिमेंट, एटॉमिक नंबर को याद रखो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।